आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन अर्थात सोमवार एडिशन। और इस समय हमारे साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। न्यूज 18 इंडिया पर इस समय हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है। केशव जी, आपका अभिनंदन है। बीजेपी का नारा है 400 पार, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार 7 मई के बाद बीजेपी 7 समुंदर पार चली जाएगी। चार हार का चौका लगा चुके श्री अखिलेश यादव जी को यह अहंकारपूर्ण जो भाषा है, सपा इस बार शून्य पर आउट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, देश में किसी दूसरे राज्य में उनका वजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी आईसीयू में पड़ी हुई है, जनता ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के लिए अब यूपी के अंदर कोई जगह नहीं है जी। लेकिन एक केशव जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैनपुरी में बीते दिनों महाराणा प्रताप की एक मूर्ति के साथ बदसलूकी हुई। समाजवादी पार्टी का झंडा फहराने का आरोप है, लेकिन डिंपल यादव कह रही है कि उनके पास भी वीडियो है। असल में ये किया किसने है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने महापुरुषों का, राष्ट्र के महानायकों का आदर करता है, सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है। बचपन से ये पहेली मैं भी सुनता हूं कि देश के खातिर बन बन भटका, घास फूस की रोटी खाई, राजपाट सब त्याग के अपना स्वाभिमान की ज्योति जलाई, मुगलों के छक्के छुटाए। ऐसे महाराणा प्रताप जी का अपमान करके समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा अपना नुकसान किया है और सपा जो उसका असली चरित्र है वो उजागर कर दिया। लेकिन एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा इस पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस आरोप को आप किस तरह से लेते हैं? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस इसी तरह की बात कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन जाए, समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग जैसा आचरण करे और हम उसको कहें कि तुम बहुत अच्छे हो, तो हम अच्छे हो गए। अगर पाकिस्तान का कोई नेता श्री राहुल गांधी जी का स्टार प्रचारक बन जाए और कर्नाटक के अंदर ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाए, उस पर हम चुप रहें तो हम सही हैं। यह कांग्रेस की नीति ऐसी रही है कि इसी कांग्रेस पार्टी ने अलग पाकिस्तान केवल कुर्सी के लिए बनवाया और जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में दे दिया। जो हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ, नागरिकों का बलिदान हुआ, कश्मीरी पंडितों का कांग्रेस हुआ, कह रही है, लेकिन केशव जी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर मुसलमानों को हम सब कुछ दे देंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम पे आरोप लगाया जा रहा है। ये कर्नाटक मॉडल क्या है? कर्नाटक पे जवाब दे। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनने के लिए वो बताए मुसलमानों को दिया कि नहीं दिया। और कांग्रेस के दिमाग में जो जहर भर रहा है जी, जो वोट बैंक खड़ा करने के लिए, उनको मालूम है कि ओबीसी वोट बैंक उनको छोड़ के जा चुका है। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है, इसलिए यह वह वोट बैंक जुटा रहे हैं जिससे इनको लगता है कि शायद इनका अस्तित्व बच पाएगा। लेकिन श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक भविष्य और अस्तित्व यह दोनों संकट में है। लेकिन अमेठी को लेकर बात करनी जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि स्मृति ईरानी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके सामने राहुल गांधी लड़े, इसलिए केएल शर्मा को मैदान में उतारा है। और वो कह रहे हैं कि केएल शर्मा इस बार एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का आएगा और स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां से उखाड़ फेंकेगा। 2019 में क्या श्री राहुल गांधी जी का रोबोट लड़ने आया था जो बहन स्मृति ईरानी जी से हार करके गए थे और 2024 में छोड़ करके अमेठी भाग गए। अब रायबरेली छोड़ करके 2024 में हारने के बाद रायबरेली छोड़ करके भागेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल अमेठी में भी खिल रहा है, रायबरेली में भी खिल रहा है। यूपी की 80-80 सीटें जितनी है सब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है जी। लेकिन जब हम आज हम केशव जी जब हम आज बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है उत्तर प्रदेश की बीजेपी पर कि अमेठी में बीजेपी के गुंडों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करी है। गुंडों की पार्टी के साथ समझौता कांग्रेस पार्टी ने किया है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके आरोप की हवा निकल चुकी है। आरोप लगाने का जो फार्मूला इन्होंने इजाद किया है
वो 4 जून के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत नहीं, की वो 4 जून मोदी को आपका सरकार नारा बनने है जा रही 400 है। पार होगा, लेकिन मेरा सवाल है क्या अमेठी में जो कांग्रेस की दफ्तर के बाहर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुआ है भाजपा उसमें, गुंडागर्दी नहीं करती अमित जी। पर वो कैसे हो गए? पर लॉ भाजपा एंड ऑर्डर तो गुंडागर्दी बीजेपी नहीं के हाथ करती में है ना। गुंडों के खिलाफ लेकिन कार्रवाई लेकिन करती है। केशव जी, मेरा सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी के हाथ में है ना, तो मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है कोई वहां लॉ के, एंड योगी ऑर्डर को आदित्यनाथ। हाथ में ले, कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानून कड़ाई से निपटता है। और अमेठी के अंदर कांग्रेस जमानत के बचाने के संकट से जूझ रही है, इसलिए इस प्रकार के आरोप मनगढ़ंत लगाने का काम कर रही है। स्मृति ईरानी जी बहुत बड़े बहुमत से, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही हैं जी। और कांग्रेस अमेठी में मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति में पहुंच रही है। एक सवाल मेरा यह है कि आप संगठन के साथ भी लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां 70 से ज्यादा सीटें जीती तो आप प्रदेश अध्यक्ष थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ निरंतर आपने काम करा। लेकिन एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण इस समय हो जाता है, क्या बीजेपी के अंदर उत्तर प्रदेश में खेमेबाजी है, गुटबाजी है? क्योंकि कुछ वायरल वीडियोज भी आए, उसके अंदर कहा गया कि राजपूत खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देकर के चलती है। ना यहाँ कोई गुटबाजी है, ना यहाँ कोई विवाद है, ना कोई वोट बैंक हमारा नाराज है। ये विपक्ष जो मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, नीयत जिसकी ठीक नहीं है, वो इस प्रकार के योजनाबद्ध तरीके से मुद्दे जनरेट करने का असफल प्रयास कर रहा है। जबकि उसको जब 4 जून आएगा, वोट की गिनती होगी, तो उसे लगेगा कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया। उसने अफवाह तो बहुत फैलाई, लेकिन दुष्प्रचार तो बहुत किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं उसके बदले में। लेकिन एक पहले कसाब को लेकर कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता ने एक बयान दिया, और अब पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर फॉर्मर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने बोला चुनावी फायदे के लिए ये एक स्टंट बताया है। और फारूक अब्दुल्ला ने बोला है कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास भी परमाणु बम है। इनको आप किस तरह से लेते हैं? इतनी घटिया, इतनी निंदनीय, इतनी बेहुदा टिप्पणी कोई नहीं हो सकती। देश के सेना के जवानों के काफिले पर हमला हो और एक जवान बलिदान हो जाए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह यहां बयान दे रहे हैं। अब वह भारत नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है। और ईंट का जवाब पत्थर से देता है, गोली का जवाब गोला से देता है, और गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देता है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके देता है। लेकिन मेरा आपसे अगला प्रश्न है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वोट जिहाद के मुद्दे पर, क्योंकि सपा के एक नेता ने बोला कि इस बार वोट का जिहाद करना है, और दूसरी तरफ हमने देखा समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता नेता ने बोला कि राम और रावण की लड़ाई भी जिहाद थी, महाभारत भी एक तरह का जिहाद ही था। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ये जिहाद वाली जो मानसिकता है, इसका अंत तो हो चुका है। यहाँ पर लव जिहाद चला, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, लैंड जिहाद चला, उसके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। अब इन लोगों ने वोट जिहाद की बात कही है, इनके वोट जिहाद का जवाब गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं उससे देंगे, किसानों के उत्थान करके देंगे, नौजवानों को उज्जवल भविष्य का रास्ता साफ करके देंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करके देंगे। ये जिहाद नहीं चलेगा, जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी। और जिहादी मानसिकता के जहर को निकाल फेंकने के लिए कृतसंकल्प हैं। आपको याद होगा अमित जी, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यही सारे नेता जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, यह मंदिर नहीं जाते थे, तिलक नहीं लगाते थे, रोजा अवतार की पार्टी के अलावा कहीं यह सब दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आज इनको सबको मंदिर भी जाना पड़ रहा है, शीश भी झुकाना पड़ रहा है, क्योंकि देश की जनता ने कमल खिला दिया, मोदी जी को पीएम बना दिया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही देश की जनता। लेकिन आप तीसरी बार, आप कह रहे तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में आपकी एक सभा थी और आपने उसके अंदर कहा कि गड़बड़ी हो रही है और चुनाव बाद उनको देख लेंगे। आपका इशारा किस और था केशव जी? कौन गड़बड़ कर रहा है? कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत मेरे पास आई थी, तो मैंने उसको, चूंकि समय अभाव था, अलग बैठक करना था, बैठक लेने का समय नहीं था,
तो मैंने जी। मैसेज दिया था कि कोई भी कार्यकर्ता ये ध्यान रखे कि हम सब का लक्ष्य मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और बड़े बड़े मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश का जिन मुद्दों नंबर, को अभी उत्तर पूरा प्रदेश करना का है। नंबर क्या आपको लगता है? 80 में से कितने? केवल 80 जीत पाएंगे हम लोग। केवल 80 जीत 80 तो पाएंगे। टोटल है। देखिए केवल 80 जीत पा रहे हैं हम यूपी के अंदर। मैं वो हूं जो आपको वापस पकड़ भी लूंगा। हालांकि पहले की भविष्यवाणी आपकी जरूर, सही निकली मैं थी तैयार हूं। 2014 में। आप इस बार की भी भविष्यवाणी सही निकलेगी। चलिए देखते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनावों के लिए। तो ये थे केशव मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के। बड़ा क्लेम है इनका कि इस बार अमेठी के अंदर तो जीतेंगे ही, लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी को वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और अब बात शहादत पे हो रही पॉलिटिक्स की, अर्थात सियासत की। शनिवार को पुंछ में इंडियन एयरफोर्स के वीर जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ। इसमें एक जवान शहीद हुआ और 4 जवान घायल हुए। लेकिन इस घटना को लेकर सियासत हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं, पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले हो जाते हैं। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि चुनाव के दौरान ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए। वहीं दूसरी ओर 26/11 हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे के लिए कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तानी आतंकी कसाब ने नहीं मारा, बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिस ऑफिसर ने गोली मारी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शहीदों के नाम पर सियासत कर क्या सत्ता मिल जाएगी? और मुंबई की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में इस विषय को लेकर बड़ा बवाल आ गया है। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पर बहुत जोरदार टक्कर। शहादत पर सियासत क्यों? आज की चर्चा इसी पर व्यूअर्स। ये स्टंटबाजी हो रही है। इलेक्शन के वक्त इस बार फिर ऐसा ही वाकया। मोदी जी हड़बड़ाहट करवाते हैं। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। जब चुनाव आता है तो पुलवामा में हमला होता है, हमारे नौजवान जो शहीद हो जाते हैं। अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ाहट करवाते हैं। इलेक्शन के वक्त पिछली बार भी इसी तरीके का बड़ा वाकया हुआ था और आज इस बार फिर ऐसा ही वाकया हुआ। हालांकि विवाद हुआ तो चन्नी ने सफाई भी पेश कर दी कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है। ये चन्नी जी नहीं बोल रहे, ये चन्नी जी के अंदर ये 7-8 महीने कनाडा में जो रह के आए हैं मिस्टर ट्रूडो, ये उनकी बोली बोल रहे हैं। ये शहादत पर सियासत का राउंड 2 है। 2019 में पुलवामा था और 2024 के चुनाव में पुंछ है। शनिवार को पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। 4 जवान घायल हैं, 1 शहीद हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष को इसमें भी सियासी मौका दिख रहा है। जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर फॉर्मर पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने बोला चुनावी फायदे के लिए ये एक स्टंट बताया है। देश के सेना के जवानों के काफिले पर हमला हो और एक जवान बलिदान हो जाए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह यहां बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार ने बेहद शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि मुंबई हमले में शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या आतंकवादी अजमल कसाब ने नहीं, बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी ने की थी। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। आपको बाटला हाउस भी याद होगा कैसे उन्होंने बहुत ही घिनौना अपराध किया, एक शहीद को कटघरे में खड़े। जनता और कांग्रेस को माफ नहीं। वो शहीद हेमंत करकरे का की बलिदान का
मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह का बयान देकर आप किसको संतुष्ट करना चाहें? सवाल है कि क्या शहादत का अपमान करके कांग्रेस का वोट बढ़ जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या वाकई इस देश में शहादत इतनी हल्की है जिसका अपमान कुछ सियासी फायदे के लिए हो रहा है, चंद वोटों के लिए हो रहा है? शहादत पर सियासत वाली विपक्षी सोच का विश्लेषण। 2019 पुलवामा हमला, ममता बनर्जी टीएमसी की चुनावों से ठीक पहले यह हमला क्यों हुआ? चरणजीत सिंह चन्नी 2024 में पुंछ हमला। जब चुनाव आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। क्या आतंकी हमला स्टंट है? ये कांग्रेस पार्टी क्या ये सोचती है? ये बात सोचनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? आगे बढ़ता हूं मैं। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के, वोट के लिए जवानों को मार दिया गया। राशिद अल्वी 2024 के अंदर कह रहे हैं पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बड़ी घटना हुई है। बढ़ता हूं मैं आगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के, क्या चुनाव जीतने के लिए पुलवामा अटैक था? 2019 में कहा गया। 2024 में तेज प्रताप यादव आरजेडी के कह रहे हैं मोदी जी की वजह से जवान शहीद हुए। अब 26/11 दिग्विजय सिंह, हेमंत करकरे तो को कुछ दक्षिण पंथियों से खतरा था। विजय वडेट्टीवार ये नेता कांग्रेस के हैं और नेता प्रतिपक्ष है महाराष्ट्र में, यानी कांग्रेस पार्टी का चेहरा है महाराष्ट्र का। ये कहते हैं हेमंत करकरे की हत्या कसाब ने नहीं करी, आरएसएस से जुड़े पुलिस वाले ने की थी। सुरक्षा कर्मी देश के लिए आतंकियों को मारते हैं, किसी संगठन के लिए नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। आरएसएस से नफरत करते करते, बीजेपी से दुश्मनी करते करते ये क्यों अपने देश की सेना और पुलिस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? विजय वडेट्टीवार को इसका जवाब देना पड़ेगा, समूची कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है कि शहादत पर सियासत से विपक्ष को सत्ता मिल जाएगी क्या? मलूक नागर मेरे साथ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, महासचिव हैं आरएलडी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता हैं लेफ्ट के। मेरे साथ गौरव भाटिया जी हैं, प्रवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं। लेकिन ये कहां से हम कहां आ गए हैं? पाशा साहब, इस चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेता हूं। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आरजेडी के थिंक टैंक माने जाते हैं। एक बात बताइए, ये किस तरह की बयानबाजी से विपक्ष को क्या ज्यादा वोट मिल जाएंगे? जो बयानबाजी चरणजीत चन्नी ने करी है और जो बयानबाजी कांग्रेस के नेता ने करी है महाराष्ट्र के। जी अमीश जी, आपको और तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत ही प्रणाम, आदाब। ये बहुत दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत दुखद है कि सेना को हम राजनीति में घसीटने की कोशिश करते रहे हैं और इसमें किसी एक पार्टी को नहीं, बल्कि मैं तो इसका श्रेय देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में, आपको याद होगा जब पुलवामा की घटना हुई थी, तो उन्होंने महाराष्ट्र में भाषण देते हुए ये कहा था, नौजवानों से अपील किया था कि क्या आपका वोट इस बार पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है। ये इस तरह की सियासत की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी और जाहिर है कि इसी का असर है कि आज भी आपने देखा होगा कि गवर्नर, देखिए सवाल उठाना, सेना हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक है। सेना में कोई भी हमारा जो जवान शहीद होता है वो देश के लिए शहीद होता है, देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करता कितना है। है मैं आपको एक उसकी बानगी बता देता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर सीएम पंजाब, ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे हैं, आतंकी हमला स्टंटबाजी है। अब आप बताइए मुझे, विजय वडेट्टीवार एलओपी महाराष्ट्र सदन में कांग्रेस पार्टी के चेहरा जो महाराष्ट्र के हैं, हेमंत करकरे की जो हत्या करी वो एक आरएसएस के पुलिस वाले ने करी। हेमंत करकरे साहब की शहादत को मैं हत्या नहीं कहता, मैं शहादत कहता हूं उनको। आप उनके लिए हत्या का इस्तेमाल करें शब्द, मैंने नहीं हत्या का इस्तेमाल करा, मैंने नहीं हत्या का इस्तेमाल करा, मैं ये विजय वडेट्टीवार आपके सहयोगी पार्टी ने हत्या का इस्तेमाल किया। उस विषय पर हेमंत करकरे जो शहीद हैं, हमारे हेमंत करकरे, उनको नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि उनकी बीवी का बयान, उनकी पत्नी का बयान भी आप जरा सुना दीजिए कि उन्होंने क्या बयान दिया था।
दूसरी बात यह कि पुलवामा पर हमारे जो गवर्नर हैं, पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो बयान दिया है कि किस तरह से वहां पुलवामा में जो शहीदों की जो हमारे जवानों की शहादत हुई, उसमें किसकी कमी थी, किसकी गलती थी। उनको प्लेन प्रोवाइड नहीं किया गया, उस रास्ते से ले जाया गया जो रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और उसकी पहले से इंटेलिजेंस ने खबर दे दी थी कि इस रास्ते से इतने बड़े कन्वॉय का जाना, हमारे जवानों के का जाना वो खतरनाक है। इसके बावजूद उनको नहीं प्रोवाइड किया गया, उनको हवाई जहाज नहीं प्रोवाइड किया गया। देखिए, कुछ फैक्चुअल बातें करनी चाहिए। गवर्नर के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं गौरव भाटिया से, बीजेपी के प्रवक्ता के पास, अब आपने बोला सर, गौरव भाटिया के पास चलता हूं मैं। गवर्नर ने ये अनुरोध किया था सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस मौके पर हवाई जहाज प्रोवाइड किया जाए। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके, गौरव भाटिया एक पॉइंट सर, टाइम लिमिट है ना सर, टाइम लिमिट तो तय करनी पड़ेगी ना। आप ही निरंतर अगर बोलेंगे तो मेरे बाकी वक्ता कब बोलेंगे? एक सेकंड सर, अभी शांत रहिए। सरकार की चूक पर उंगली उठाना क्या ये गलत है? ठीक है गौरव भाटिया, हमारे शहीदों की जान जा रही है। ठीक है गौरव भाटिया, आपकी बारी है। उठाना गलत है क्या? ओके, मेरा निवेदन है कि सब अपनी अपनी बारी पे बोले। गौरव भाटिया की बारी है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हर नागरिक की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो हमारे वीर सैनिक, हमारे भाई की शहादत हुई है उसे, और 4 जो हमारे सैनिक भाई घायल हुए हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन अमीश जी, पहले मैं अपनी बात रखूं उससे पहले एक सवाल है मेरा तीनों पैनलिस्ट से। आप देखिए, ये लोग भारत के खिलाफ भी बयान देते हैं, सेना के भी। आप मेरा समय अभी रोकिए, पहले इनके पास जाइए, इनसे पूछिए। इनको ये भी नहीं पता होगा कि जिसने शहादत दी है उस वीर सैनिक भाई का नाम क्या है। पूछिए इनसे, तीनों में से कोई भी बता दे बिना गूगल किए। पाशा जी से ही पूछ लीजिए सबसे। पाशा जी बताइए, जिसने शहादत दी है उसका नाम बताइए, फिर मैं बताता हूँ पाशा जी क्या करिए। जिसकी शहादत हुई है उसका नाम। देखिए, ये कोई इसका सवाल जो है, शहादत दिए हुए हमारे लिए जवान, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, हमारे वो जवान जो हैं, जिनकी जान शहादत उन्होंने दी है अपनी जान की, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आपने गौरव जी आप उनका नाम जानते थे, गौरव जी आप उनका नाम जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मेरा पॉइंट ये कि जिसकी शहादत हुई है उसका नाम तो पता ही होना चाहिए। जो देश के ऊपर कुर्बान हो गया, देश के लिए जो शहीद हो गया, उसके ऊपर उसका नाम तो हमें याद रखना चाहिए। अगर हम उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरा बस निवेदन यही है। इसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा निवेदन यही है। हमारे लिए हर जवान बराबर है। ओके, गौरव भाटिया कुछ भी हो। धन्यवाद। देखिए अमीश जी, हमें एक बात जानना होगा कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं। और आपको मालूम है, उस वक्त आतंकवादी हमला होता था तो राहुल गांधी सुबह 5 बजे तक नाच गाना कर रहे होते थे। मैं मुंबई टेरर ब्लास्ट की बात कर रहा हूं। गृह मंत्री जो तत्कालीन रहे, उनका बंद गले का सूट बदला जाता था, क्योंकि उनको राम गोपाल वर्मा की मूवी बनानी होती थी और वो बंद गले का सूट बदल रहे होते थे। उसके बाद जब पुलवामा हुआ ना अमीश जी, तो रणदीप सुरजेवाला ने पाकिस्तान को तब भी क्लीन चिट दी और कहा कहां है 56 इंच की छाती। 56 इंच की छाती नरेंद्र मोदी जी की तो थी, जिन्होंने खुली छूट दी हमारी सेना को, लेकिन हर जवान की भी 56 इंच की छाती थी। घुस के ठोका बालाकोट में हमने पाकिस्तान को। लेकिन दर्द कहां हुआ? दर्द हुआ कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जिन्होंने कहा कि अरे कौए मरे हैं, कोई आतंकवादी नहीं मरे। दर्द किसे हुआ? राम गोपाल यादव को हुआ। राम गोपाल यादव ने कहा पुलवामा कराया गया है। और मैं बताऊं, राहुल गांधी ने भी क्या कहा? राहुल गांधी का वक्तव्य है और शर्मसार कर देगा यह हर नागरिक को। इन्होंने कहा 40 जवान शहीद हुए, जी। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? आप मुझे ये बताइए अमीश जी, अगर शहादत किसी की होती है, सत्ता में कोई भी हो, विपक्ष में कोई भी हो, डर तो सबको होता है ना। कोई अपने भाई को मरवाएगा चुनाव की वजह से। आज
जनता थूक रही है चरणजीत सिंह चन्नी को, तेज प्रताप यादव पे, और साथ में कांग्रेस के जो विजय वडेट्टीवार हैं। मैं इसलिए कहता हूं थूक रही है, अरे चुनाव लड़ो, डंके की चोट पे लड़ो, जो भी परिणाम आएंगे देख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, सेना का मनोबल तोड़ना, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अजीज खान, पाकिस्तान को इंडिया अलायंस की पार्टी कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। महाराष्ट्र में कोई कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं है, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान को, कह रहे कसाब को आरएसएस की पुलिस ने मारा। देखिए अमीश जी, माफ करिए, हेमंत करकरे को आरएसएस की पुलिस ने मारा। और सर देखिए सर, अमीश जी मुझे मौका दे। देखिए सेना और सेना के पराक्रम, उसके शौर्य पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे देश, हमारे इस मुल्क की जो सेना है वो इतनी बहादुर है, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन अफसोस अमीश भाई तब होता है कि उसी सेना के नाम पर आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं उससे फायदा लेना चाहते हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। अजीज भाई, आप बेशक, आपका पूरा अधिकार है, आपका मैं बहुत मान और सम्मान करता हूं, आपका पूरा अधिकार है कि आप बीजेपी को एक्सपोज करें, आप बीजेपी को, गौरव भाटिया को कहीं का ना छोड़ें। आप पॉलिटिकली गौरव भाटिया पर, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर, जगत प्रकाश नड्डा पर तीखे से तीखे सवाल करें, तीखे से तीखे वार करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिल की गहराइयों से आज ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, और मैं ये देश के लिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि हेमंत करकरे की हत्या कसाब ने नहीं करी थी और हेमंत करकरे की हत्या आरएसएस ने करी थी? आरएसएस के साथ आपका द्वेष हो सकता है, लेकिन आरएसएस के नाम पर इतनी नफरत, मोदी से इतनी नफरत, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं आप लोग, और पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, वहां पर तालियां बजा रहा है इस बात को लेकर। देखिए अमीश भाई, मैंने कहा चुनाव है, ये चुनाव है, पाकिस्तान की एंट्री होना आवश्यक था, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए। पाकिस्तान ये एंट्री बाकी थी और आ गई। हकीकत यह है कि माननीय मोदी जी आज 10 साल की उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। विजय वडेट्टीवार, चरणजीत सिंह चन्नी किस पार्टी के नेता हैं? बीजेपी के हैं ये लोग? अरे सर आप बोलने तो दीजिए सर, मैं तो बोलने दे रहा हूं। हम आ रहे हैं सर, हम आ रहे हैं उसी मुद्दे पे। मैं कह रहा हूं, अरे सर आप मुझे बोलने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं बीजेपी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। यही माननीय मोदी जी हैं। इनकी कितनी मोहब्बत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बस चलवाया, मीनारे पाकिस्तान पर मत्था टेका जाकर के। आप सोचिए, आडवाणी जी ने जाकर के जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाया। सवाल इस बात का है, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप पाकिस्तान के नाम पर इस देश में आप राजनीति करना चाहते हैं, और हम लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हमेशा रहेगा। क्योंकि कौन पाकिस्तान से मोहब्बत करता है? कौन क्लीन चिट पाकिस्तान को दे सकता है? वो पाकिस्तान जो हमारे लिए खतरा बना हुआ है, हमारा दुश्मन है। लेकिन सच यह है कि हमारे दुश्मनों से बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सिख फॉर जस्टिस के चंदे के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एनआईए जांच की सिफारिश हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह सिफारिश करी है, सीएम के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश हुई है। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। दिल्ली के एलजी ने यह सिफारिश करी है। विवेक, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर? जी, अब वो देखिए, दे आर ट्राइंग टू कॉर्नर द चीफ मिनिस्टर, और सरकारी तंत्र का प्रयोग हो रहा है, एक के बाद एक, और सब कुछ इलेक्शन के जस्ट जब कोइंसाइड कर रहा है, जब दिल्ली के इलेक्शंस हो रहे हैं। आज कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन भरा है कांग्रेस की तरफ से। मैं भी पूरा सब फॉलो अप कर रहा था, कई नेता गए हैं वहां पे उनके साथ। तो ये इसमें कहीं ना कहीं ठीक है, आप जरूर कराइए इन्वेस्टिगेशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यू आर द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। लेकिन आपकी टाइमिंग बड़ी क्वेश्चनेबल मेरे को लग रही है। ये सारे के सारे अटैक, सारे के सारे हमले, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस, ये सडनली कुछ डेट्स से कोइंसाइड कर रहे हैं। सारा कुछ टाइमिंग की बात है। और ये जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ने, विजय वडेट्टीवार ने कहा है, इसकी टाइमिंग पर कोई सवाल नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहा है, इसकी टाइमिंग पर कोई सवाल नहीं है। हाँ, देखिए, हम तथ्यों पे बात करें, और गौरव भाटिया ने तथ्यों पे बात नहीं करी है।
विजय वडेट्टीवार ने जो कहा है, उन्होंने कोट करा है एसएफ मुशर्रफ की बुक। और एसएफ मुशर्रफ कौन है? वो पुलिस के टॉप बॉसेस में एक थे जिन्होंने उस किताब को लिखा, और उस किताब के अंदर उन्होंने जो तथ्य लिखा था, उन्होंने कहा था द बुलेट दैट किल्ड करकरे डिड नॉट मैच द बुलेट ऑफ अदर ऑफ द टेररिस्ट्स। यह पॉइंट रेज किया गया था। इसका इन्वेस्टिगेशन जिस व्यक्ति ने किया था, उज्जवल निकम, उसने जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने क्लीन चिट दी थी इस इन्वेस्टिगेशन पे, और बाद में बीजेपी की तरफ से अभी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये इसको क्वेश्चन किया है उन्होंने, इसमें किसी ने क्या बात कर रहे हैं? ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कम इन, लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू अजीज खान एंड विवेक जी, बोथ। देखिए, पहले अजीज खान जी को बता दूं कि उनकी पार्टी का चरित्र क्या रहा है। 2012 का मैनिफेस्टो आया, उसमें लिखा है आतंकी अगर मुसलमान होंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुकदमे वापस ले लेंगे। आतंकवादियों से इलू इलू, आई लव यू आतंकवादी, ये समाजवादी पार्टी का मंत्र है। दूसरी बात, 2021 में अलकायदा का मॉड्यूल, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, गाजगिरी पकड़ा गया आतंकवादी। अखिलेश यादव ने कहा मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस और वर्दी पे भरोसा नहीं है। उसके बाद 2022 में मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव के शब्द हैं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आतंकवाद एक मुद्दा ही नहीं है। राम गोपाल यादव का ट्वीट लेके बैठा हूं, ये देखिए, चौथा प्रमाण, कह रहे थे सोल्जर्स वर किल्ड फॉर वोट्स, वोटों के लिए जवानों को मरवा दिया जी। अब आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा ओछी घटिया राजनीति क्या हो सकती है? अब लेफ्ट पे आते हैं। देखिए, लेफ्ट ने तो अपने मैनिफेस्टो में कह दिया, अमीश जी, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हम अपने संबंध और मधुर करना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तान के साथ झपियां पपियां सब होंगी, ये लेफ्ट का मैनिफेस्टो। और साथ में भारत को कमजोर करने के लिए क्या कहा है? न्यूक्लियर, जो हमारे परमाणु हथियार हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा, चीन से दोस्ती करेंगे। अब आप बताइए, ये लोग सपोले नहीं तो और क्या है? भारत में रहते हैं और केवल चुनाव की वजह से एक साथ, क्या ये प्रयोग है या संयोग है कि बयान आता है चन्नी जी का, बयान आता है तेज प्रताप यादव जी का, बयान आता है बाकी लीडर्स का? ये सब सोची समझी साजिश है, क्योंकि इनको मुसलमान का वोट चाहिए। ओके, अजीज खान जवाब। तो इनको लगता है कि भारत का मुसलमान जो कि अपने देश से प्यार करता है, इनके पास काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने उज्जवल निकम का नाम दिया, जिसको इन्होंने टिकट दिया है, उसकी सफाई में कुछ नहीं कह रहे हैं। मैंने ऐसा मुशर्रफ की किताब रेड करी जिसमें वो बुलेट मैच अजीज खान को आने दीजिए। अजीज खान, अगर दोनों बोलेंगे तो फिर गौरव भाटिया की बात का कोई, आप लोग कि सारी ऑपोजिशन की जो पार्टियां वो एंटी नेशनल है, ये कोई बात होती है? आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा गंभीरता से आप बात करिए। आप बताइए, उज्जवल निकम को आपने टिकट क्यों दिया? कौन है उज्जवल निकम? ये सवाल जनता पूछ रही है। परमाणु हथियार में पहुंच गए, फिर किसी और चीज पहुंच जाएंगे, चंदा मामा पे पहुंच जाएंगे। अरे भाई साहब, डिबेट का मौजूद जो आज अमीश देवबंद ने सेट किया है, उसके ऊपर बात करिए ना। आपके पास है ही नहीं, आप करके नहीं आए हैं। आपको यही नहीं पता है कि टिकट किसको मिला है? कांग्रेस के लीडर ने बात क्यों करी है और क्या बात करी है? ऐसा मुशर्रफ कौन थे? क्या किताब लिखी गई? किसकी बुलेट थी? करकरे कौन थे और किसको मारा गया? आपको कुछ नहीं पता है। समस्या ये है, तो इधर की उधर, उधर की इधर कर रहे हैं आप बैठ के। अरे चीन की लैला, तुमने किया भारतीय राजनीति को मैला। सब वही चीन और पाकिस्तान, यही सब बैठ के करिए। ऐसा करारा जवाब। ओके, अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए गौरव, ऐसा तो नहीं है कि देश की हर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अलावा वो सब एंटी नेशनल है, ऐसा तो नहीं है। ये लोग भी देश को प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, इनके कुछ नेता हैं जो ऐसे बयान दे देते हैं जो इनको फंसा देते हैं, फिर ये उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में और इनको सपोर्ट करने के चक्कर में ये फंस जाते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का उन्होंने कहा ये गलत बोल रहे हैं, शशि वही नहीं किया। देखिए, ओके अजीज खान, मतलब वो कहते हैं ना कि जलती लकड़ी उठा लेना। अजीज खान, जलती लकड़ी को उठा लेना, मतलब ये जलती लकड़ी को उठाने के बराबर है। आप मुझे बताइए, देखिए मैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव के जो स्टेटमेंट हुई वो स्टेटमेंट पुरानी हो गई, मैं तो आज की बात कर रहा हूं जी। मतलब क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को और क्या हो गया आपके अलायंस को? सोच के देखिए, कसाब को पाकिस्तान के आतंकी ने नहीं मारा, आरएसएस ने मारा। मतलब ये सोचना, ये कहना, ये अपने आप में कितना गलत है। अरे आरएसएस और मोदी और बीजेपी से नफरत करते करते आप लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं भाई।
सोच के तो देखिए एक बारी। देखिए अमीश भाई, मुझे मौका दे दे, मुझे बात रखने दे। अभी गौरव भाटिया ने बड़े बड़े आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी पुलिस पर सवाल खड़ा कर रही है, एनआईए पर सवाल खड़ा कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में 124 लोगों पर यूएपीए लगाया गया था, 19 साल बाद वो सब बरी हो गए। अभी 2019 में अमरोहा में एनआईए ने कहा कि साहब कुछ लोग रॉकेट लॉन्चर बना रहे थे, चुनाव का वक्त था, आपने क्या देखा? वो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक निकला। मैं बताना यह चाहता हूं, यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है। हकीकत यह है कि भरोसे की बात आप कर रहे हैं। चुनाव के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं, पहली बात तो आप समझिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं साहब आतंकवादी घटना रुक गई, उरी और पठानकोट कब हुआ अंदाजा है आपको? जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा करते हैं, उसके बाद उरी और पठानकोट होता है। हकीकत यह है कि आप खुद उस चक्रव्यूह में खुद फंस रहे हैं और दूसरों पर आप निशाना साध रहे हैं। आपको देश से मोहब्बत नहीं है, आपको चुनाव से मोहब्बत है, आपको सत्ता से मोहब्बत है, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, जवाब मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके जवाब दिया जाए। ओके, मलूक नागर भी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ, ओके, एनडीए के। लेकिन मैं मलूक नागर आपके पास भी आता हूं, लेकिन गौरव भाटिया आप 10 सेकंड इंतजार करिए, मलूक नागर के पास में जा रहा हूं। मलूक नागर साहब, आखिरकार ये बयान, जो बयान देश के लिए घातक है और जो बयान पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, वो बयान क्यों दिए जाते हैं? इससे क्या फायदा होता है? देखिए अमीर साहब, बात ये है कि बात ये पूरे वर्ल्ड में आपके सारे राष्ट्रीय चैनल देखे जाते हैं और सारे लोग वहां चैनलों पे खबर देख करके जो देश की छवि खराब हो रही है, ये बहुत चिंतन का विषय है। कोई भी, चाहे वो कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर हो पंजाब के, पता नहीं दिमाग का दिवाला निकल गया, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जो देश के लिए शहीद हो रहे लोग, जो देश एक तरफ तरक्की कर रहा है और एक तरफ देश के लोग शहीद हो रहे हैं, और उनपे तुम इतना खराब, इतना स्तर गिरा के बयान दे रहे हो। उनके घर वालों की क्या हालत हो रही होगी इन लोगों की बातें सुन के, इनके बयान सुन के। और दूसरे पूरे वर्ल्ड में जो दूसरे देश हैं, वहां जो हमारे लोग रह रहे हैं या जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं, उनकी नजरों में। लेकिन मलूक आप इस समय, मलूक नागर आप इस समय मुंबई में हैं। अभी रुको, एक सेकंड, नहीं मैं रुक रहा हूं। मैं आप मुंबई में हैं इस समय। मलूक नागर, एक सवाल का जवाब दीजिए। जी आप मुंबई में हैं। मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, आप मुंबई में। एक सेकंड मलूक नागर, मेरे सवाल का जवाब, ना एक सेकंड रुकना पड़ेगा भैया। अब मलूक जी, आप मुंबई में इस समय? जी आप मुंबई में हैं कि आपको जमीन पर जो हेमंत करकरे के बारे में जवाब, जो बात कही गई, कांग्रेस के नेता ने बोला, जो महाराष्ट्र के सदन में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस का चेहरा है महाराष्ट्र का, क्या उस बयान के ऊपर गुस्सा है पब्लिक के बीच में? साहब, जो ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा व्यक्तिगत फायदे के लिए या दिमाग के हालत सही नहीं है ऐसे बयान देते हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस को मरवाने के चक्कर में पूरा विपक्ष मर जाएगा। और मेरे हिसाब से ये खुद अपनी मौत खुद बुला रहे हैं इस तरीके से बोल करके। ये क्यों ऐसी देश की छवि खराब कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं? जो इनकी कुछ सीटें आती, वो सीटें भी नहीं आ पाएंगी। और विपक्ष भी इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए देश बढ़िया तरक्की करने के लिए कि कुछ लोग खड़े हों। ये पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या दिमाग का दिवाला निकल गया। देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग देश के लिए अपनी जान गंवाते हैं, देश के जो सैनिक हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो देश के शहीद हो रहे हैं उनकी शहादत पे ये इतनी गंदगी तक उतर के, इतना स्तर नीचे करके आके कुछ भी बोल रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मेरे लिए ये, मेरे हिसाब से तो ये प्रोफेसर अनवर पाशा, और ऐसी बातें क्या चंद वोटों के लिए, जैसे बीजेपी ने आरोप लगाया, जैसे मलूक नागर ने आरोप लगाया कि कुछ वोटों के लिए ये पूरा खेल करा जा रहा है, इसके ऊपर तेज प्रताप यादव ने भी बयान दिया, जो आपकी पार्टी है, कि मोदी जी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अमीश जी, मैंने एक सवाल पूछा कि जो हमारे एक्स गवर्नर हैं, जिन्होंने पुलवामा पर सवाल किया और बताया, क्योंकि वो तो गवर्नर है ना, उनको अपॉइंट किया था भाजपा ने, भाजपा के गवर्नर रहे हैं वो, उन्होंने जो बयान दिया है
क्या वो बयान गलत है? क्या उस बयान की कोई भर्त्सना हुई सरकार की तरफ से? कोई पाशा खंडन हुआ साहब, आप सरकार बड़े की पढ़े तरफ लिखे से? आज आदमी तक हैं, नहीं हो पाया। क्या गवर्नर की दूसरा- ज्यूरिसडिक्शन में होता है? नहीं, मैं ये सवाल दूसरा- इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को 23 साल हो गए सर पत्रकारिता करते हुए, और टेलीविजन जर्नलिज्म और प्रिंट, यानी मैं अखबार में भी काम कर चुका हूं 1 साल। एक बात बताइए, आप भी बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आज इसकी बात कर लेता हूं, बार होती है वो गवर्नर ने बोला, वो गवर्नर ने बोला। गवर्नर की ज्यूरिसडिक्शन में होता है कि वो किसी को हवाई जहाज दे सके, वो खुद तो प्राइवेट प्लेन से चलते हैं गवर्नर, और वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में होता है कि वो, और आर्मी की मूवमेंट, एक सेकंड, आर्मी की मूवमेंट कॉन्फिडेंशियल होती है, गवर्नर को आइडिया भी नहीं होता कई चीजों का। गवर्नर का काम नहीं है आर्मी की मूवमेंट को तय करना। वो सतपाल मलिक कुछ भी बोल रहा है, नहीं आप देखिए, वो सतपाल मलिक जी बहुत सम्मानित आदमी है, लेकिन वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो कुछ भी माना जाएगा, वो सही नहीं है। वो अपने को हेडलाइन में लाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। गलत है वो बात पूरी तरह से, वो लॉजिकल है ही नहीं किसी एंड। आप जवाब देने दीजिए जी, बोलिए अमीश जी, आप जवाब दीजिए, जवाब देने का मौका दीजिए जी, जवाब का मौका दीजिए जी। जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित राज्य है इस वक्त, है ना, और गवर्नर वहां का सर्वे सर्वा है, और गवर्नर ही सारी रिपोर्टिंग करता है केंद्र सरकार। गवर्नर ने सिफारिश की थी कि जवानों को पुलवामा से लाने के लिए हवाई जहाज भेजा जाए। फाइल पड़ी हुई थी, लेकिन वो फाइल सरकार के यहां पड़ी रह गई, सरकार ने कोई हवाई जहाज का इंतजाम नहीं किया। गवर्नर के पास इंटेलिजेंस की भी खबरें होती हैं। गवर्नर जम्मू कश्मीर का गवर्नर है, को रिपोर्ट करता है, राज्य का सर नहीं है, गवर्नर को रिपोर्ट नहीं करता। सेंसिटिव ठीक है, वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का इलेक्शन एडिशन। समय की बहुत बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बहुत बड़ा दावा है। ये दावा अपने आप में राम मंदिर पर राहुल गांधी की प्लानिंग का खुलासा कर दिया है। सरकार बनने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे राहुल गांधी। इस तरह की करीबियों के साथ मीटिंग करी थी राहुल गांधी ने जब आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी में थे, शाहबानो की तरह, यानी राजीव गांधी ने शाहबानो का फैसला पलटा था। और अगर इंडिया अलायंस सरकार में आता है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा है कि फैसला पलट दिया जाएगा राम मंदिर का। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गौरव भाटिया जी, लेकिन इस पूरे मुद्दे के ऊपर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या बोला है और राधिका खेड़ा ने क्या बोला, सुनिए जरा। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर मंदिर का फैसला आया और मंदिर बनना शुरू हुआ तो कांग्रेस की एक बैठक हुई। राहुल गांधी जिस बैठक में थे उसमें बात हुई कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सुपर पावर कमीशन बना के राम मंदिर का फैसला हम बदल देंगे, जैसे शाहबानो के टाइम पर राजीव जी ने फैसला बदला था। अगर वो कह रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें जरूर कुछ बात होगी, क्योंकि मैंने नहीं कभी उनको निराधार कोई बात करते हुए कहा है, सुना है कभी भी। राधिका खेड़ा कांग्रेस में थी और उन्होंने भी ये बयान ये कहा है कि अगर आचार्य जी कह रहे हैं तो कुछ होगा। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के ऊपर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम का खुलासा है, इसके मायने क्या है? मलूक नागर, होल्ड ऑन। आचार्य जी, गौरव भाटिया जी। देखिए, इसके बहुत बड़े मायने हैं और मैं तो आभार व्यक्त करूंगा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का, जिन्होंने देश हित में ये जो एक मानसिकता है हिंदू विरोधी और जिससे भारत का भी नुकसान होता है राहुल गांधी की, उसको उजागर किया। और ये इसलिए सत्य है, अमित जी, पहली बार नहीं है कि कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करे। आप याद करिए, भगवान राम को काल्पनिक बताया, हलफनामा दिया कांग्रेस की सरकार ने कि पुनः अगर एएसआई सर्वे में पाया जाएगा कि वहां मंदिर नहीं था तो हम वहां पे मस्जिद बनाएंगे। हाँ, पाया गया। इसी तरह से जब निमंत्रण आया प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का तो ये लोग नहीं गए, बंद कमरे में मुस्लिम पार्टी खुद को बताया। हाँ, बताया, पहला हक मुसलमानों का है ये कहा। हाँ, कहा, संविधान को तार तार किया है, शाहबानो का फैसला बदला। हाँ, बदला। इसलिए अगर आप देखें, यही जहरीली सोच इनकी है
और बंद कमरे में ये बात ये कहते हैं क्योंकि जो रुपया आ रहा है अमेरिका के किसी व्यक्ति की बात कर रहे थे, हो सकता है जॉर्ज सोरोस हो, जॉर्ज सोरोस से रुपया लेंगे, हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, डेंगू मलेरिया बताएंगे और मुसलमानों को तुष्टीकरण करने के लिए कह रहे हैं कि हम पलट डालेंगे। और ये चिंताजनक इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था, अमीर जी आप याद करिए, जी गौरव, अजीज खान कुछ कहना चाहते हैं, विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं, दोनों इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा खुलासा आर पार में आज होने वाला है, बहुत बड़ा खुलासा। अजीज खान, मुस्कुराने की क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की क्या बात है इसके अंदर? देखिए अमरीश भाई, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि प्रमोद कृष्णन जी, राधिका खेड़ा जी, ये जब पार्टी में थे, ये थे और ये थी, तो उस वक्त ये खुलासा क्यों नहीं किया? जब पार्टी में नहीं है तब ये तमाम बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही। अरे भाई, पार्टी में रहते अगर ये बात करते तो इसका मतलब ये गौरव बात सुनिए इसका। अरे सुनिए मेरी बात, एक मिनट बोलने दे, हल्ला न करिए। गौरव अजीज खान का राइट है, नहीं है सत्यपाल मलिक। अरे मैं वही आर्गुमेंट दे रहा हूं अमीर जी, ये झूठा तंत्र मत फैलाइए, झूठा तंत्र मत फैलाइए। देश की जनता समझ रही है। अभी मंगल सूत्र की बात हुई है। ओके, मलूक नागर मंगल सूत्र देखिए जो हमारे साहब ये नया सुनो, जो हमारे अभी मैं कह रहा हूं देश में जो कांग्रेस के साथी बैठे हैं करोगे और जो ये बोल रहे हैं कितना नफरत पैदा करोगे, देखिए जो ये कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, अगर देखिए प्लीज रोको यार इनको अमीश भाई, अगर ये कांग्रेस के साथी ये कह रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन और राधिका जी ने जब पद पर रहते हुए क्यों नहीं कहा, अब क्यों कह रहे हैं, तो क्या जो गवर्नर साहब सतपाल जी, वो मेरे साथी है, मेरे बराबर के, मेरठ में हमारे बराबर से, हमारे बढ़िया नजदीकी हैं, उनकी बात तो तुम बाद में बोलने को कंसीडर कर रहे हो, और जो आचार्य प्रमोद कृष्णन और राधिका जी की बात को कंडम कर रहे हो। दूसरा, भाटिया जी ने काफी बातें बोल दी, लेकिन एक दो चीजें रह गई। जिस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे साहब अध्यक्ष बने, उस दिन उन्होंने कहा ये पूरा देश अगर भाजपा की सरकार आ गई तो सनातनी हो जाएगा। रोज साउथ से इनके जो पार्टनर हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, वो सनातन के खिलाफ बोलते हैं। तो राहुल अजीज खान 10 सेकंड, अजीज खान 10 सेकंड, देन गौरव भाटिया। किसी की हिम्मत नहीं है 75-80% लोग देश के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं इनका। जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे पुलवामा के समय, अमीश जी ये भी जनता को बताइए। एक सेकंड, इंडिया अलायंस तय करे ना, कौन बोलेगा? अजीज खान बोलेंगे, पाशा साहब बोलेंगे, प्रोफेसर पाशा बोलिए, प्रोफेसर पाशा बोलिए। कर रहे थे, क्या कह रहे हैं आप? अभी गौरव जी गिना रहे थे कि गौरव जी ये बात बता रहे थे कि पुलवामा के समय कौन क्या कर रहा था। ये भी उनको याद करना होगा कि पुलवामा अटैक के समय हमारे प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे और उसी समय गवर्नर ने फोन किया, गवर्नर ने जब उनसे कहा तो उनको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुंह बंद। गौरव भाटिया जवाब, ऑडियो डाउन, गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। देखिए, मैं फिर कहूंगा प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह से झूठे थत्ते फैलाना अपने आप में आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री जी ने भी और कई बार हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है, जैसे ही सूचना लगी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश की चिंता करी है और आतंकियों को ढेर करवाया है, वही किया। लेकिन एक तस्वीर दिखाता हूं उदाहरण के तौर पे, जो करारा जवाब है इनको। ये तस्वीर देखिए, यासीन मलिक की है, कश्मीर के संदर्भ में बात हो रही है। प्रधानमंत्री के घर पे चाय पी के बताता था कश्मीर नीति क्या हो। अब क्या बदला है, जनता देख रही है। ये देखिए, बाल से पकड़ के घसीटा है इसे, जिसने हमारे 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को शहीद किया था। जी देखिए, ये जेल की ये एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में, यानी मंडे एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आप सबको मेरी नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।